So guys, I really welcome all of you on my YouTube channel. In this video, I'm going to do some MCQs which are related to angina. आप सब लोगों को मालूम है angina एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. So स्टार्ट करते हैं. आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है. Which of the following best describes stable angina? तो स्टेबल एंजाइना सबसे ज्यादा बेस्ट इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो डिस्क्राइब कर रही है? सो स्टेबल एंजाइना के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए. यू कैन सी दैट हियर. आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ऑक्सीजन है, डिमांड ऑक्सीजन का अगर बढ़ जाए और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाए तो इस्चीमिया लीड होता है, राइट? सो वी हैव ब्लड वेसल जिसमें प्लेग है, ओके और अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है और सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो रही है. एक मिसमैच अगर इन दोनों में देखने को मिलता है इसे हम स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को चेस्ट में पेन होगा बिकॉज ऑफ इस्चीमिया. सो mismatch in between two lead to chest pain. Okay, so stable angina का क्या मतलब है? ischemia with exertion. तो ये रहा स्टेबल एंजाइना के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन. अब चलते हैं क्वेश्चन के अंदर और देखते हैं क्या क्वेश्चन है. सो गाइस, इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो angina that occur more frequently or with progressively less exercise or stress than before. ओके तो क्या ये चीज है या फिर एंजाइना इज ड्यू टू स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज? नो, स्पाज्म से नहीं हो रहा है, प्लेग की वजह से हो रहा है. स्पाज्म से अगर एंजाइना होता है उसे हम प्रेजमेंटल एंजाइना बोलते हैं. एंजाइना इज ड्यू टू इंक्रीज्ड मायोकार्डियल डिमांड्स, यस, which is reproducible and relieved by rest and nitroglycerin. Yes guys, that is somewhere true. Angina pain accompanied by increase in serum biomarkers of myocardial necrosis. So guys, यहाँ पर myocardial necrosis आपको उतनी देखने को नहीं मिलती है because ischemia है, necrosis नहीं है. Necrosis you will be seeing in myocardial infarction. Okay, so the correct answer will be option number C, that angina is due to increased myocardial demand which is reproducible and relieved by rest or nitroglycerin. Let's do now another MCQ. So guys, I hope आपको इसकी explanation भी समझ में आ गई होगी. So अगला क्वेश्चन हमारे पास है acute angina attack. Which medication should be prescribed to all the angina patient to treat an acute attack? So guys, जो एल्गोरिदम है एंजाइना को सॉल्व करने का, सबसे पहले आप पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरिन देते हो, फिर आप बीटा ब्लॉकर्स, फिर एक तरफ आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एक तरफ आप लॉन्ग टर्म नाइट्रेट्स, लॉन्ग यूज नाइट्रेट्स एंड लास्ट में आप रेनोजन देते हो. तो वो रहा एक एल्गोरिदम. तो इसमें देखते हैं आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये आपका लॉन्ग एक्टिंग है, दिस इज योर लॉन्ग एक्टिंग. ओके, सो ये नहीं दी जाती सबसे पहले. नाइट्रोग्लिसरिन पैच, मे बी नाइट्रोग्लिसरिन सबलिंगुअल टैबलेट स्प्रे, यस. रेनोजन नो एट द लास्ट. सो गाइस, एक्यूट में जो ट्रीटमेंट का जो एल्गोरिदम है उसमें सबसे ऊपर आता है हमारे पास नाइट्रोग्लिसरिन. मैं दिखा देती हूं आपको. एंजाइना होगा, पेशेंट को आप एंटीजी दोगे, एंटीजी के बाद बीटा ब्लॉकर प्रोफाइलेक्सिस के बेसिस पे दोगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स. ये कौन से नाइट्रेट्स है? ये भी नाइट्रेट्स ही है लेकिन ये शॉर्ट एक्टिंग है और ये लॉन्ग एक्टिंग. और रिफ्रैक्टरी एंजाइना अगर किसी को है तो रेनोलोजन भी पेशेंट को दी जाती है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से एंटीजी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ गाइस, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग instruction is important to communicate to a patient receiving prescription for the nitroglycerin patch? इनमें से कौन सी ऐसी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना है उसके बारे में जो कि पेशेंट रिसीव कर रहा है नाइट्रोग्लिसरिन के बारे में? तो मैं बताती हूँ थोड़ी बातें नाइट्रोग्लिसरिन की. हाथ नहीं लगाना है, हेडेक हो सकता है, फ्लशिंग हो सकती है, यू नो सच काइंड ऑफ थिंग्स. तो क्योंकि वो हाइपोटेंशन करती है, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरिन आपके बीटा रिसेप्टर पे काम नहीं करती, कैल्शियम चैनल्स पे काम नहीं करती. नाइट्रोग्लिसरिन बेसिकली काम करती है वेन्स पे और कोरोनरी आर्टरीज पे. वेन्स का मतलब है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ताकि प्रीलोड डिक्रीज किया जा सके और वहां पे कार्डियक आउटपुट जो है वो थोड़ी कम दी जाए
ताकि हार्ट को उतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो ये कुछ मोड ऑफ एक्शन नाइट्रोग्लिसरीन का। अप्लाई द पैच एट ऑनसेट ऑफ एंजाइना सिम्टम्स फॉर अ क्विक रिलीफ। तो गाइस ऑनसेट ऑफ एंजाइना में करना है कि ऑनसेट ऑफ एंजाइना में नाइट्रोग्लिसरीन देनी है खाने के लिए सबलिंगुअली, तो पैच तो एक्यूट में नहीं होगा। रिमूव द ओल्ड पैच आफ्टर 24 आवर्स ऑफ यूज एंड देन इमीडिएटली अप्लाई द पैच टू प्रिवेंट। गाइस यहां पे एक टर्म आता है नाइट्रोग्लिसरीन फ्री पीरियड, जिसमें कुछ भी नहीं लगाना होता, कुछ टाइम पे ब्रेक देनी होती है आपको। डू नॉट यूज सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन कॉम्बिनेशन विद द पैच। सो गाइस do not use sublingual, that is not true, you can use sublingually. Have a nitrate free interval, that is important. Nitrate free interval 10 से 12 घंटे का every day to prevent development of nitrate tolerance. पेशेंट को नाइट्रेट टॉलरेंस ना हो जाए, इसके लिए आप क्या करते हो, लगभग 10 से 12 घंटे का नाइट्रेट फ्री पीरियड रखते हो। So guys, let's see the next question. A 64-year-old man was prescribed Atenolol, okay, and sublingual nitroglycerin, यानी बीटा ब्लॉकर और नाइट्रोग्लिसरीन। So first nitroglycerin and beta blocker. His recent hospitalization for unstable angina, और उसको क्या है, unstable angina है। Which of his current medication should be discontinued? Guys कभी भी नाइट्रोग्लिसरीन के साथ सिल्डेनाफिल नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देते हैं। कारण हाइपोटेंशन, ये दोनों मिलकर हाइपोटेंशन लीड करती हैं, इसीलिए कभी भी आप नाइट्रोग्लिसरीन के साथ सिल्डेनाफिल नहीं देते। तो ध्यान रखना इस बात को। एंड ये बहुत ही सिंपल सा आंसर था, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी गाइस, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट लेट मी रिमूव ऑल दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रैंक द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स फ्रॉम मोस्ट एक्टिव टू मोस्ट पेरिफेरली एक्टिव। तो यू नो लाइक दिस, इसमें आपको पता होना चाहिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं कौन से। गाइस एम्लोडिपिन, डिल्जम, वेरम्पिन और डिल्जम आपके नॉन डीएचपी कैल्शियम चैनल्स होते हैं ब्लॉकर्स, और आपके बाकी जो बच गए निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, ये सारे के सारे आपके डीएचपी रिसेप्टर एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। सो यहां पर वेरम्पिल, डिल्टिज्म, नेफिडिपिन ये मोस्ट एक्टिव की तरफ से लेकर मोस्ट पेरिफेरल एक्टिव काम करते हैं। सो फर्स्ट विल बी दी वेरम्पिल, डिल्टिज्म एंड योर नेफिडिपिन। तो आपको इस पॉइंट को भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 76-year-old man with uncontrolled hypertension is experiencing typical angina pain. This is relieved with rest, sublingual nitroglycerin. He has high BP and low heart rate. Which is the most appropriate? So guys, therapy for his angina at this time. यहाँ पर रेनोलोजिन अर्धनिया से केस में यूज कर रहे हैं, और ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है हमारी। मैंने बताया आपको, एंजाइना एंटीजी दोगे, बीटा ब्लॉकर दोगे, फिर कैल्शियम चैनल, फिर लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स एंड देन रेनोलोजिन। तो रेनोलोजिन तो यहाँ नहीं आएगा। वेरम्पिल आ सकता है बिकॉज ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और उसको हार्ट रेट भी काफी लो है। तो बीटा ब्लॉकर्स ये सब तो हम नहीं चाहते होंगे क्योंकि बीटा ब्लॉकर नहीं देना है। तो मेटोप्रोपेनॉल तो नहीं देना है, प्रोलोल ये नहीं देंगे क्योंकि बीटा ब्लॉकर देने से हार्ट रेट और लो हो जाएगा, क्योंकि वो काम कैसे करते हैं, नोडल सेल के ऊपर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल के ऊपर काम करते हैं। तो आप ये नहीं दोगे। एम्लोडिपिन और वेरम्पिल बचा हमारे पास, इन दोनों में से क्या दोगे? सो गाइस इन दोनों में से एम्लोडिपिन इज डीएचपी स्पेशली डीएचपी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो पर्टिकुलरली वेसल्स पे काम करेगा, तो आप ये देंगे, क्योंकि वेरम्पिल तो आपका नॉन सिलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो यहां पर आप इस प्रेशर को कम करने के लिए, आफ्टर लोड को कम करने के लिए, ताकि ये बीपी थोड़ा शांत हो जाए, आप एम्लोडिपिन पेशेंट को दोगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे रिलेटेड टू स्टेबल एंजाइना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस और भी सॉल्व करने हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, सो दैट कि मुझे थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ कोई देख रहा है, और मैं और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाऊंगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।